स्टूडेंट्स, चलो आज एक और टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। 9th स्टैंडर्ड का ये टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसको हम शुरू करने से पहले दो टर्म्स को एक बार डिफाइन कर लेते हैं। एक है ग्रेविटेशन एंड सेकेंड इज ग्रेविटी। एक है ग्रेविटेशन, एक है ग्रेविटी। इन दोनों में क्या अंतर है, जरा इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ग्रेविटेशन है कोई भी दो ऑब्जेक्ट, यूनिवर्स में कोई भी दो पार्टिकल ऑब्जेक्ट एक दूसरे को किसी ना किसी फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, और वो दोनों के बीच में जो म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो म्यूचुअल सही नहीं है, दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम कहते हैं, जिस फोर्स से वो उसको अट्रैक्ट कर रहा है उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशन। फिर ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी है, देखो ग्रेविटी ग्रेविटेशन का एक स्पेशल केस है। कैसे? कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है, जैसे मून है, सन है, जुपिटर है, अर्थ है, राइट। एक ऑब्जेक्ट तो हो गया ये हेवनली ऑब्जेक्ट, और दूसरा ऑब्जेक्ट ये मार्कर हो गए, हम हो गए, सोफा हो गया, टेबल हो गया, चेयर, कोई भी और पार्टिकल यूनिवर्स में है तो हो तो दो ऑब्जेक्ट गए ना, एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट और दूसरा कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो दोनों के बीच में ह्यूज डिफरेंस ऑफ मास है। तो ऐसी केस में, इस केस में जब कोई हेवनली बॉडी किसी दूसरे पार्टिकल को या ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ किसी फोर्स से अट्रैक्ट करती है तो उस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटी। हालांकि बात वही है, लेकिन ग्रेविटी इज ए स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन हम किसी भी दो ऑब्जेक्ट, मान लो ये दो मार्कर हैं, मार्कर ये क्या कहते हैं, जब और कोई भी फोर्स इनके बीच में नहीं है अलग, तो ये दोनों एक दूसरे को किसी न किसी फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये एक दूसरे से चिपक क्यों नहीं जाते? अट्रैक्ट कर रहे हैं तो चिपकना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पे एक और है, ये अर्थ है ना, अर्थ भी तो फोर्स लगा रही है इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। अब अर्थ की फोर्स इन दोनों की फोर्स से बहुत 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 ज्यादा है, इसीलिए ये एक दूसरे से ना चिपक करके, अगर मैं छोड़ूंगी तो सीधा धरती पे जाके गिरेंगे, राइट। अब इसको न्यूटन के लॉ को हम लोग मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ग्रेविटेशन और ग्रेविटी आप लोगों को समझ आ गई। ये क्या कहते हैं, जो फोर्स है, हमने अभी फोर्स की ही बात करी है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पहले मैं एक वो बना देती हूँ, चलो यहाँ पे मान लो ये ऑब्जेक्ट है मास m1 का, राइट, दूसरा ऑब्जेक्ट है मास m2। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है r, या हम d ले सकते हैं डिस्टेंस को, ठीक है। अब ये कोई ऑब्जेक्ट इस पे फोर्स लगा रहा है, ये ऑब्जेक्ट इस पे फोर्स लगा रहा है, ये F1 हो गया, ये F2 हो गया, ठीक है। जो फोर्स है वो क्या होगी? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। दोनों ऑब्जेक्ट का जो मास है उनका जो प्रोडक्ट है वो बराबर होगा, बराबर नहीं होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स का। जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा फोर्स होगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी फोर्स, किसकी? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसका अगर हम स्क्वायर करें तो वो उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब अगर डिस्टेंस हम बढ़ा दें तो फोर्स कम हो जाएगी, डिस्टेंस कम कर दे तो फोर्स कम हो जाएगी। और कितना रिलेट कर रही है? स्क्वायर से रिलेट कर रही है। इसके बारे में भी हम लोग और भी डिस्कशन करेंगे। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम जोड़ देते क्या हो जाएगा? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। फाइन, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तो हमें हटाना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या लेके आएंगे? कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या लेंगे यहाँ पे?